तो बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन्होंने सबको, मेरा मतलब है सबको, चौंका दिया है। एक ऐसी जीत जिसने सारे एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो चलिए आज इस पूरी राजनीतिक सुनामी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 203। 243 सीटों वाली विधानसभा में ये आंकड़ा सिर्फ एक जीत नहीं है, नहीं, ये एक राजनीतिक सुनामी का साफ संकेत है। ये एक ऐसा प्रचंड बहुमत है जो विपक्ष को कह सकते हैं कि लगभग अप्रासंगिक ही बना देता है। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी, इसे कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक रिकॉर्ड तोड़ जीत। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद तो शायद एनडीए के सबसे कट्टर समर्थकों ने भी नहीं की होगी। ये दिखाता है कि चुनावी लहर किस तरह एक तरफा थी। अब इस जीत का असली पैमाना समझना है ना, तो जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। जो मुख्य विपक्षी गठबंधन था, महागठबंधन, वो करीब 35 सीटों पर, बस 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। मतलब ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये तो एक तरह का सफाया था। 243 में से सिर्फ 35 सीटें। ये साफ दिखाता है कि जनता ने विपक्ष को एक मजबूत विपक्ष बनने के लायक भी नहीं समझा। ये एक सीधी और स्पष्ट अस्वीकृति थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कहाँ तो चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर की बातें हो रही थी और कहाँ नतीजों में ये प्रो इनकम्बेंसी की सुनामी आ गई। सरकार ने ऐसा क्या सही किया या फिर विपक्ष ने ऐसी क्या गलती कर दी? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एनडीए के इस विनिंग फॉर्मूले को ही डिकोड करते हैं। आखिर उनकी जीत के पीछे के कारण क्या थे? क्या ये सिर्फ सुशासन या गुड गवर्नेंस का नतीजा था? प्रधानमंत्री ने भी तो अपने पहले ट्वीट में यही कहा कि ये सुशासन, विकास और जन कल्याण की जीत है। लेकिन सवाल ये है कि जमीनी हकीकत क्या थी? आम आदमी के लिए इन भारी भरकम शब्दों का मतलब क्या था? असल में जवाब छिपा था 3 बहुत ही बेसिक लेकिन जबरदस्त असरदार चीजों में। बेहतर कानून व्यवस्था मतलब सुरक्षित माहौल, गांव-गांव तक पक्की सड़कें और घरों में 24 घंटे बिजली। ये वो चीजें हैं जो सीधे सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को छूती हैं और इसका असर वोटों में दिखा। और इस पूरी कहानी में एक साइलेंट लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था महिला मतदाता। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। रिकॉर्ड तोड़ 71.78% महिलाओं ने वोट डाला। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इस बार बिहार की महिलाओं ने तय कर लिया था कि सरकार किसकी बनेगी। तो सवाल है कि एनडीए ने इस वोट बैंक को साधा कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। पहला, चुनाव से ठीक पहले लाखों महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजे गए। दूसरा, लखपति दीदी और जीविका जैसी योजनाओं से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया। और तीसरा, पुलिस जैसी नौकरियों में आरक्षण देकर उन्हें सुरक्षा और सम्मान का एहसास दिलाया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं होता, वो दूसरी पार्टी की हार भी होता है। तो विपक्ष से आखिर चूक कहाँ हुई? उनका किला कैसे ढह गया? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये टेबल ही बता देती है। एक तरफ एनडीए 243 सीटें, 243 उम्मीदवार, एकदम क्लियर। दूसरी तरफ महागठबंधन 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार। इसका मतलब है कि वो कई सीटों पर आपस में ही फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। ये तो घर के अंदर ही लड़ाई वाली बात हो गई। तो उनकी गलतियों को अगर गिना जाए तो पहली यही अंदरूनी कलह। दूसरी, वो बिहार में खड़े होकर वोट चोरी जैसे राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे थे, जबकि वोटर को अपने गली मोहल्ले की समस्याओं की चिंता थी। और तीसरी, जमीनी स्तर पर यानी बूथ मैनेजमेंट में वो एनडीए के सामने कहीं टिक ही नहीं पाए। और इसी बीच एनडीए ने एक और काम बड़ी चालाकी से किया। उन्होंने वोटर्स को आरजेडी का वो पुराना दौर याद दिलाया जिसे जंगल राज कहा जाता था। जैसे ही तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाया गया, एनडीए ने इस डर को हवा दी कि कहीं अपराध का वो पुराना दौर वापस ना आ जाए। और ये डर काम कर गया। लेकिन कहानी सिर्फ गवर्नेंस और विपक्ष की गलतियों तक ही सीमित नहीं है। इसके पर्दे के पीछे कुछ गहरे सामाजिक और राजनैतिक समीकरणों भी काम कर रहे थे, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। और बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरणों को समझे बिना कुछ भी समझना अधूरा है। यहाँ एक खास स्ट्रैटेजी काम करती है, कास्ट कंसोलिडेशन, यानी किसी एक ताकतवर जाति के खिलाफ बाकी सभी छोटी बड़ी जातियों को एक साथ ले आना। तो इस चुनाव में हुआ क्या? महागठबंधन को लगा कि यादव वोट तो उनके साथ हैं ही, लेकिन एनडीए ने इसी का फायदा उठाया।
उन्होंने गैर यादव जातियों जैसे भूमिहार, ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग और जनरल कास्ट, इन सब के मन में ये डर बैठा दिया कि कहीं फिर से यादवों का प्रभुत्व न लौट आए। नतीजा, ये सारी जातियां एनडीए के पक्ष में एकजुट हो गई। अब आते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े वाइल्ड कार्ड पर, प्रशांत किशोर। हर कोई जानना चाहता था कि पीके और उनकी जन स्वराज पार्टी का आखिर असर क्या होगा। यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। प्रशांत किशोर ने अनजाने में एनडीए को ही फायदा पहुंचा दिया। देखिए कैसे। उनके कैंपेन ने खूब हल्ला मचाया, जिससे बाहर काम करने वाले कई बिहारी मजदूर वोट डालने के लिए घर वापस आए। लेकिन जब वो गांव पहुंचे तो देखा कि पीके की पार्टी तो कहीं जीत ही नहीं रही। अब महागठबंधन को हराने के लिए उनके पास एक ही मजबूत ऑप्शन बचा, और वो था एनडीए। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है, इसका मतलब क्या है, और सबसे जरूरी, इसका आने वाली राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये जनादेश सिर्फ प्रो इनकम्बेंसी नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा एंटी ओपोजिशन था। मतलब लोगों ने सिर्फ सरकार को जिताने के लिए वोट नहीं दिया, बल्कि एक बिखरे हुए कमजोर विपक्ष को सक्रिय रूप से हराने के लिए वोट दिया। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम भारतीय राजनीति के एक नए दौर में आ गए हैं? एक ऐसा दौर जहां चुनाव सरकार के काम से ज्यादा विपक्ष की नाकामी पर तय होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाले चुनावों में मिलेगा।